लेक्चर डे 23 पार्ट 2। देख भाई, इसमें हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लेकिन सर पहला एक क्वेश्चन बनवाए थे जो अभी तक चल रहा था हमारा, क्या कि हम लोग जब करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट इन द बुक्स ऑफ लेंडर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है LDR। इसमें क्या था कि एक चीज़ था जो बुक में लिखा हुआ है, क्या कि मॉडिफिकेशन जो हो रहा है ना, वो जैसे कि था 3 साल का लोन था। 3 साल का लोन पे दूसरा साल के एंड पे 31 मार्च 2013 को क्या बोल रहा है कि अगला 3 साल के लिए, फर्दर 3 साल के लिए लोन को बढ़ा दिया जाए। तो नॉर्मली तुम सोचोगे कि डेट ऑफ मॉडिफिकेशन 13 है, तो 13 से 3 साल मतलब कि 14, 15, 16 तक जाएगा, लेकिन नहीं। एज पर क्वेश्चन 31 मार्च 2017 को रीपेमेंट हो रहा है, तो वो लोग समझ रहे 2014 से रीपेमेंट, 2014 से फर्दर 3 ईयर्स। तो वैसे करके जब तुम बनाओगे, तो जब पार्ट बी का क्वेश्चन बनाओगे, पार्ट ए नॉर्मल अकाउंटिंग, पार्ट बी मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग। मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग में जब स्टेप 2 प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे होगे, तो उस टाइम तुमको ई वाला काम हेल्प करेगा। हम रेड पेन से लिख भी दिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में गलती है क्या, देखो हम लोगों को क्या मालूम है कि जब भी मॉडिफिकेशन का एंट्री करते हैं, स्टेप 3 पार्ट बी का मॉडिफिकेशन, जब पार्ट बी है हमारा मॉडिफिकेशन का अकाउंटिंग, उसमें स्टेप 3 आता है जर्नल एंट्री का। जर्नल एंट्री का 2 पार्ट, पहला पार्ट डिफरेंस निकालते हैं कैरिंग वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू में। कैरिंग वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू को दिखाने के लिए हमको पहले डिफरेंस निकालना होता है, तब जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री में फिनेंशियल एसेट उतना से कम करते हैं, क्योंकि कैरिंग वैल्यू कुछ वैल्यू चल रहा होता है, उसको प्रेजेंट वैल्यू भी देखने के लिए कम करना होगा। तो फिनेंशियल एसेट को कम करने के लिए फिनेंशियल एसेट को हम लोग क्रेडिट करते हैं, और जो भी बैलेंसिंग फिगर या जो भी डिफरेंस आता है उसको हम P&L में भेज देते हैं। लेकिन जनरल केस में P&L में भेज देते हैं, लेकिन जहाँ रिलेशनशिप होता था वहाँ पे रिलेशनशिप के हिसाब से हम लोग अमाउंट डालते थे। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है तो प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डाल देते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में रिलेशनशिप है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, तो एज पर इंफॉर्मेशन हम लोगों को तो प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में हम लोगों को डिफरेंस डालना चाहिए, लेकिन ICAI वालों को क्या किया है, उन्होंने उसको P&L पे डाल दिया है। क्यों किया है कोई नहीं जानता है, लेकिन ICAI किया है, इसलिए तुम भी कर देना, ठीक है। इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 एंट्री पूछा है कि इनिशियली क्या होगा, मतलब डे 1 क्या एंट्री डालोगे और मॉडिफिकेशन के बाद क्या एंट्री डालोगे, तो वही दोनों एंट्री है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग पेज नंबर 194। इसमें टॉपिक स्टार्ट हुआ है रेगुलर वे परचेज या सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट, ठीक है। इसको समझाने से पहले सारे एग्जाम्पल दिए थे क्या कि देखो, कोई भी स्टॉक मार्केट में जब तुम शेयर्स खरीदते हो, शेयर्स खरीदोगे तो आज अगर शेयर खरीदोगे तो उसको सेटल होने में T+2 या T+1 डे लगता है। आज शेयर खरीदोगे तो अगला 2 दिन के बाद तुमको क्रेडिट होगा तुम्हारे अकाउंट में शेयर्स। लाइक फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2013 को अगर खरीदे हो तो 2 दिन के बाद दैट इज़ 3 अप्रैल 2013 को तुम्हारे पास आएगा। तो ट्रेडिंग डेट क्या है, 1 अप्रैल 13, सेटलमेंट डेट क्या है, 3 अप्रैल 13, ठीक है। तो हमारे लिए लेकिन तो हम लोग डेट ऑफ परचेज़ क्या लिखेंगे, जिस दिन ट्रेड कर रहे हैं 1 तारीख को, या फिर जिस दिन हमको मिल रहा है, क्रेडिट हो रहा है उस दिन। तो इन डेज क्या बोला कि भाई वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कौन सा दिन रिकॉर्ड करना चाहता है, या तो वो ट्रेडिंग डे पे रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर वो सेटलमेंट डे पे रिकॉर्ड कर सकता है। भाई क्यों कंपनी को ये क्यों दिया है, क्योंकि भाई सर्कमस्टेंस ऐसा हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल एक तो एग्जिस्टिंग शेयर है तो सेटलमेंट डे पे आएगा तुमको, राइट। लेकिन जो जैसे कि IPO आया, IPO में क्या होता है, एक सेकंड, तुम नॉर्मल एग्जिस्टिंग शेयर है तो तुम्हारा पैसा कब निकलेगा, जिस दिन ट्रेड करोगे। 1 अप्रैल को तुम खरीदा 10.5 रुपये का शेयर, तो 10 रुपये तुम्हारा 1 अप्रैल को चला जाएगा, क्रेडिट होगा 3 अप्रैल को, शेयर्स आएगा 3 अप्रैल को, पैसा जाएगा 1 अप्रैल, ठीक। लेकिन जब IPO निकलता है तो उस टाइम तो पता नहीं होता है ना, सब आदमी उसके लिए अप्लाई करता है, लेकिन कुछ आदमी को अलॉट होता है। तो 1 अप्रैल को अप्लाई ज़रूर किया था, लेकिन उसको शेयर्स कब मिलेगा, 3 तारीख को अगर अलॉट हुआ तो कम जो IPO निकालने वाली कंपनी होती है वो पैसा लेती नहीं है, तुम उसको पैसा दोगे लेकिन वो लेगी नहीं, वो ब्लॉक कर देगी कि अगर तुमको अलॉट हुआ तभी तुम्हारा पैसा यूज़ करेगी, नहीं तो तुमको रिटर्न कर देगी। तो 1 अप्रैल को हमारा पैसा गया तो नहीं, हमारा पैसा कब जा रहा है, 3 अप्रैल को, जिस दिन से अलॉटमेंट होगा। तो केस बाय केस डिपेंड करेगा, एग्जिस्टिंग शेयर है तो पैसा 1 तारीख को गया, एग्जिस्टिंग नहीं है तो सेटलमेंट हो गया, तो उस हिसाब से कंपनी पे छोड़ दिया गया, ठीक है। इसमें 2 चीज़ याद रखना है। पहला चीज़ नोट करके लिखा हुआ है कि कंपनी के पास ऑप्शन है या तो ट्रेड डे पे रिकॉर्ड कर सकता है, सेटलमेंट डे पे रिकॉर्ड कर सकता है, उसके ऊपर है। दूसरा नोट,
भाई तुम एक बार कर दिए कि हमको ट्रेड डे पे ही रिकॉर्ड करना है, तो उसको कंसिस्टेंटली ही रखना। हर बार जब भी तुम फाइनेंशियल एसेट में डील करोगे तो तुमको ट्रेड डे पे उसको रिकॉर्ड करना है। या फिर सेटलमेंट ले लिए तो सेटलमेंट तुमको कंसिस्टेंटली उसको अप्लाई करना है। ये नहीं कि ये वाला फाइनेंशियल एसेट पे ट्रेड डे, ये वाला फाइनेंशियल एसेट पे सेटलमेंट डे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ एक ही इलस्ट्रेशन है इस कॉन्सेप्ट के लिए, वो इलस्ट्रेशन 105। ठीक है, इस क्वेश्चन को इलस्ट्रेशन 105 को ये अज्यूम करके चला रहा है। ऐसा कुछ क्वेश्चन ऐसा नहीं होता, मतलब ऐसा कोई तरीका नहीं है बनाने का, लेकिन इस क्वेश्चन में अज्यूम किया गया है कि हम लोग पेमेंट सिर्फ 4 तारीख को दे रहे हैं। 4 तारीख क्या है हमारा सेटलमेंट डे। ठीक है, हम लोग 1 तारीख को भी दे सकते हैं। अभी तो बोल रहे कि 1 तारीख को दे ही सकते हैं, एग्जिस्टिंग मार्केट है तो 1 तारीख को भी दे सकते हैं, और अगर IPO वाला बात हो गया तो 4 तारीख को दे सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में ये अज्यूम करके चला गया है कि 4 ही तारीख को पैसा गया। ठीक है, अज्यूम कर दिए, लेकिन कितना पैसा गया है इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 को आती है। 1 तारीख को जब जिस दिन डेट ऑफ परचेज उस दिन 10 लाख फेयर वैल्यू है, और जिस दिन अलॉट हो रहा है वो 10.5 लाख रुपया फेयर वैल्यू है। तो भले ही तुम पैसा तुम देखो 10 लाख, ये तो ठीक है, श्योर हो गया कि 10 लाख, सॉरी ये तो श्योर हो गया कि तुम पैसा देखो 4 तारीख को। अज्यूम किए हम लोग कि 4 तारीख को पैसा दे रहे सेटलमेंट देखो। ठीक है, ये हम लोग अज्यूम कर लिए, लेकिन कितना पैसा दे रहे हैं, क्या कि डेट ऑफ परचेज 1 तारीख को तो 10 लाख था वैल्यू, और 4 तारीख को जिस दिन पैसा हम लोग दे रहे हैं उस दिन 10.5 लाख रुपया है। तो कितना पैसा देंगे, 10 लाख कि 10.5 लाख। इसको दिमाग में याद रखने के लिए एक एग्जांपल चल रही है, या ये बुक में लिखे पेंसिल से, कि तुम अमेज़ॉन से आईफोन खरीदे। आईफोन जब खरीदे तो तुम खरीदा 1 लाख रुपया का उसका प्राइस था, तुम 1 लाख रुपये खरीदे, कैश ऑन डिलीवरी तुम दे दिया ऑप्शन। ठीक है, 4 तारीख को तुम्हारे पास मोबाइल आया, 4 तारीख को अमेज़ॉन को उसका प्राइस 10.5 लाख रुपया दिया जाता है, तो तुम कैश ऑन डिलीवरी कितना दोगे, 10 लाख या 10.5 लाख। अरे भाई हम खरीदते 10 लाख पे तो कैश ऑन डिलीवरी 10 ही लाख रुपया देंगे ना। मार्केट प्राइस कुछ भी बढ़ता है उससे हमें क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यही चीज़ इसमें चलता है। डेट ऑफ परचेज जो 1 तारीख था उस दिन 10 लाख था, तो हम सेटलमेंट डे पे जब पैसा जा रहा है तो 10 ही लाख देंगे ना, क्योंकि डेट ऑफ परचेज पे तो 10 ही लाख था, उतना ही पे हम खरीदे थे, तो 10 लग जाएगा। ठीक है, अब 2 केस बनता है। पहला केस कि कंपनी बोलती है कि हम ट्रेड डे यूज़ करेंगे रिकॉर्डिंग का, ठीक है। दूसरा केस बनता है कि हम सेटलमेंट डे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जब ट्रेड डे यूज़ करेगा तो डे 1 हम लोग जो 1 तारीख है 1 अप्रैल को, उस दिन हम लोग रिकॉर्ड करेंगे फाइनेंशियल एसेट, क्योंकि ट्रेड डे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ट्रेड डे का अकाउंटिंग यूज़ करेंगे तो उसी दिन रिकॉर्ड करेंगे। तो 1 अप्रैल को खरीदें उसी दिन रिकॉर्ड कर दिए क्या, फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश। टू कैश नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लोग पैसा तो 4 तारीख को दे रहे हैं, यही तो अज्यूम किए कि 4 तारीख को पैसा देंगे, तो उस दिन टू कैश ना करके पेएबल होगा। कैश 2 को काट दिए तो पेएबल को करो, और 4 तारीख को हमारा पैसा जा रहा है तो पेएबल अकाउंट को डेबिट कर दो, टू कैश, पेएबल कैंसिल हो गया, तुम्हारा नॉर्मल एंट्री FA टू कैश हो गया। ठीक है, और 4 तारीख को क्या पता चल रहा है जी, 4 तारीख को तुम पेमेंट गया, 4 तारीख को एक और बात बोला गया, फेयर वैल्यू 10 लाख से 10.5 लाख कर दिया गया है, 10 लाख हो गया है, तो फेयर वैल्यू को क्या अपने बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, वो डिपेंड करेगा कि रिकॉर्ड करोगे कि नहीं, किस पर डिपेंड करेगा कि तुम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो। फाइनेंशियल एसेट को क्लासीफाई करने के लिए 3 मेथड है, ACM, FVT OCI, FVT PL। ACM में तीनों मेथड में इनिशियली तो तुम फेयर वैल्यू रिकॉग्नाइज करोगे, तो यहाँ पे देखो कोई भी मेथड यूज़ हो रहा है, 10 लाख के पहले तो तुम कर दिया फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट 10 लाख, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस जो होता है वो किस पे तुम रिकॉर्ड करोगे, ACM में अमोर्टाइज कॉस्ट पे, FVT OCI और FVT PL पे फेयर वैल्यू पे करोगे, जाके तुम ग्राफ देख लेना। ठीक है, तो अगर FVT OCI FVT PL करोगे तो फेयर वैल्यू रिकग्नाइज करोगे, तो यहाँ पे फेयर वैल्यू बढ़ गया 10.5 लाख, तो अब उसको 10.5 लाख रिकग्नाइज कर देना। लेकिन अगर ACM इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो 10 लाख, तो 10.5 लाख से कोई मतलब ही नहीं है, तुम अमोर्टाइज करना 10 लाख को। अब लेकिन अगर FVT OCI FVT PL है तो तुम 10.5 लाख को लिख दो, तो 10.5 लाख पे तुमको अगर उसको रिकग्नाइज करना है तो 10 लाख पे चल रहा था, अब 10.5 लाख में लाने के लिए 50,000 बढ़ाना होगा। तो देखो हम लिखे ना, सो इफ FVT OCI या FVT PL फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट टू OCI या PL, कितना 50,000 फाइनेंशियल एसेट को 50,000 से बढ़ा दिया, लेकिन टू OCI/PL क्यों लिखे, क्योंकि अगर FVT OCI यूज़ कर रहे हो तो हम लोगों को OCI में क्रेडिट करना होगा, राइट, और अगर FVT PL यूज़ कर रहे हो तो PL यूज़ करना होगा, इसीलिए से। ठीक, अब दूसरा केस बनता है क्या कि कंपनी ट्रेडिंग डे यूज़ ना करके सेटलमेंट डे यूज़ कर रही है, तो डे 1 कोई रिकॉर्डिंग होगा, 1 तारीख को 1 अप्रैल को कोई रिकॉर्डिंग होगा नहीं होगा, क्योंकि वो सेटलमेंट डे यूज़ कर रही है, पैसा 4 तारीख को जा रही है, लेकिन सेटलमेंट डे का अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उस दिन भी फाइनेंशियल एसेट 1 तारीख को नहीं रिकॉर्ड करेंगे, कब रिकॉर्ड करेंगे जब सेटलमेंट डेट होगा। तो 4 तारीख तो 1 तारीख को देखो सीधा लिखती है नो एंट्री एज, ना पेमेंट उस दिन जा रहा है
क्योंकि 4 तारीख को पेमेंट जा रहा है, और रिकॉर्ड हम लोग फाइनेंशियल एसेट नहीं कर रहे क्योंकि सेटलमेंट डे यूज़ कर रहे हैं। ट्रेडिंग डे में वो ट्रेडिंग अकाउंट कर रहे थे, ट्रेड डे अकाउंटिंग कर रहे थे, इसलिए एक अप्रैल को कर दिए थे। लेकिन वो था क्योंकि वो ट्रेड अकाउंटिंग कर रहे थे, इसका मतलब ही क्या था, जिस दिन ट्रेड हो रहा है उस दिन का एंट्री करेंगे। लेकिन अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं सेटलमेंट, तो जिस दिन सेटलमेंट होगा उस दिन रिकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे सेटलमेंट 4 तारीख को, तो उस दिन रिकॉर्ड किया फाइनेंशियल एसेट टू कैश करेंगे, क्योंकि करेंगे कि नहीं करेंगे टू कैश, करेंगे भाई, क्योंकि 4 तारीख को कैश जा रहा है, तो लिख दो 4 तारीख को कैश, चला गया। और उसका रिवैल्यूएशन करेंगे, मतलब फेयर वैल्यू 10.5 लाख हो गया 4 तारीख को, तो करेंगे। हाँ भाई, वो डिपेंड करेगा क्या ये ACM है या कोई भी मेथड यूज़ कर रहे हैं, सेम एज केस ए वाला, ठीक है। तो इससे क्या श्योर हो गया कि भाई कोई भी तुम मेथड यूज़ करो, मतलब कोई भी तुम यूज़ करो कि ट्रेडिंग डे या फिर सेटलमेंट डे, तुमको अगर फेयर वैल्यू पे दिखाना है तो डिपेंड करेगा कि ACM है कि नहीं, ठीक। और अगर तुम ट्रेडिंग डे अकाउंटिंग यूज़ कर रहे हो तो रिकॉर्ड कर लो जिस दिन ट्रेड हो रहा है, पैसा दो जिस दिन पेमेंट दे रहे हो। सेटलमेंट में क्या है कि सेटलमेंट में तब रिकॉर्ड करोगे जिस दिन सेटलमेंट हो रहा है, पैसा तब रिकॉर्ड करोगे जो तुम पैसा दे रहे हो, ठीक है। अगर केस बी में यही, अगर हम पहले, अब हम लोग पहले अगर ये अज्यूम नहीं करते कि 4 तारीख को पेमेंट दे रहे हैं, अगर 1 तारीख को पेमेंट दे रहे होते तो केस बी में भी 1 तारीख को हम लोग पेमेंट कर देते टू कैश, और ऊपर कोई एंट्री जाता वो हमको नहीं पता है, वो शायद सर ही बोलेंगे, सर नहीं बताएं, लेकिन ठीक है। अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है, वो है इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट। इम्पेयरमेंट से तुमको IND AS 36 याद आ गया होगा, जिसमें इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट निकालने के लिए कैरिंग अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट को दोनों को कंपेयर करते हैं, विच एवर लोअर होता है। जैसे रिकवरेबल अमाउंट कम है तो कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल पे डालना होता है, तो वो इम्पेयर होता है। रिकवरेबल कैसे निकलता है, वैल्यू इन यूज़ या फिर तुम्हारा FVL CDS, वो करके दोनों में कंपेयर करते हैं। लेकिन ये जो इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट नहीं, वो इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट है। तो इसमें IND AS 36 नहीं आएगा, इसलिए देखो उसको पेंसिल से काट दिया गया है, ठीक है। 109 का इम्पेयरमेंट एसेट अलग है, IND AS 36 एकदम अलग है, ठीक है। पहला चीज़ तुमको जो जान लेना चाहिए क्या, देखो भाई, फाइनेंशियल एसेट को 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, ACM, FVT PL, FVT OCI, तुमको पता है, अभी जस्ट पढ़े भी हैं। तो जब भी इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट करोगे ना, तो ACM मेथड यूज़ कर रहे हो और FVT OCI, तभी तुम इम्पेयरमेंट का उसमें प्रोविज़न लगेगा। लेकिन FVT PL अगर यूज़ कर रहे हो तो उसमें इम्पेयरमेंट का प्रोविज़न नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भाई, जब FVT PL यूज़ कर रहे होते हो तो हम लोग फाइनेंशियल एसेट को उसका मार्केट वैल्यू पे ही उसको दिखाते रहते हैं, जो भी चेंज होता है PL में डालते रहते हैं। तो सीधा बात है कि कुछ भी अगर चेंज होगा तो कुछ भी चेंज अगर हो रहा है और तुम FVT PL यूज़ कर रहे हो तो सीधा बात PL में जा रहा है, कोई माथा नहीं खराब करना है। लेकिन FVT OCI यूज़ कर रहे हो या ACM यूज़ कर रहे हो तो उसमें जो भी ACM में तो कोई भी चेंज होता है उससे मतलब ही नहीं है हमको। FVT OCI में जो भी चेंज होता है वो OCI में जाता है, PL में नहीं जाता है, ठीक है। तो ACM में हम लोग इम्पेयरमेंट का प्रोविज़न लगाएंगे और FVT OCI में प्रोविज़न लगाएंगे, लेकिन FVT PL में नहीं लगाएंगे। क्यों, एक और बात भी बताते हैं, समझ में। जहाँ भी इम्पेयरमेंट होगा ना फाइनेंशियल एसेट का, वो सीधा P&L में जाएगा, बिना कुछ सोचे समझे, दिमाग नहीं लगाना है, सीधा वो P&L में जाएगा, ठीक है। तो जब भी इम्पेयरमेंट हो रहा है PL में जा रहा है, और FVT PL में भी जब भी कुछ चेंज होता है तो PL में जाता है। तो जब भी FVT यूज़ करोगे तो उसी तरह PL में जा ही रहता है, तो इम्पेयरमेंट का प्रोविज़न लगाने का कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन ACM यूज़ करो तो उसमें PL में नहीं जाता है, तो इम्पेयरमेंट हुआ है तो PL में भेजो। FVT OCI में PL में नहीं जाता है, OCI में जाता है। इसलिए तभी अगर FVT OCI यूज़ करो और तब इम्पेयरमेंट हुआ तो PL में भेजो, ठीक है। लेकिन FVT PL हो रहा है तो उसमें सब तो PL में खुद से जा रहा है, तो इम्पेयरमेंट का प्रोविज़न लगेगा ही नहीं। समझ में आ गया। दूसरा चीज़, चलो तुमको समझ में आ गया कि तुमको इम्पेयरमेंट का प्रोविज़न कहाँ लगाना है। मतलब कि अगर तुम ACM यूज़ कर रहे हो, FVT OCI कर रहे हो, तभी तुम इम्पेयरमेंट का प्रोविज़न लगेगा। FVT PL यूज़ कर रहे हो तो इम्पेयरमेंट का प्रोविज़न नहीं लगेगा, ठीक। ये तुम क्लासिफिकेशन समझ लिया। और तुमको समझना है, चलो ठीक है, लगेगा, इस पर लगेगा, ACM और FVT OCI पे लगेगा, लेकिन कितना लगेगा कंप्यूट करना होगा ना, हम लोग कंप्यूटेशन करना होगा कि कितना इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है। उसको कंप्यूट करने के लिए 2 मेथड दिया हुआ। पहला मेथड का नाम है 12 मंथ ECL और दूसरा का नाम है लाइफ टाइम ECL। ECL फुल फॉर्म एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस या लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस क्या है, ये दोनों मेथड कब यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, उसको समझने के लिए देखो। 12 मंथ ECL तब हम लोग यूज़ करते हैं जब हमारा जो रिस्क है वो कम है, और लाइफ टाइम तब यूज़ करते हैं जब रिस्क ज़्यादा है। रिस्क क्या चीज़ का, जैसे हम लोन दिए किसी को तो हमारा फाइनेंशियल एसेट है, वो लोन हमको टाइम पे रीपे करेगा। अगर टाइम पे रीपे कर देगा तो रिस्क लो है, वो टाइम पे रीपे नहीं करेगा तो रिस्क हाई है। तो यही लिखा हुआ है कि 12 मंथ ECL तब यूज़ करना है व्हेन देयर इज़ लो रिस्क, लेस रिस्क, दैट इज़ टाइमली रीपेमेंट हो रहा है।
और लाइफ टाइम तब यूज़ करना है व्हेन देयर इज मोर रिस्क, दैट इज मोर रिस्क फॉर फाइनेंशियल एसेट, नो टाइमली रीपेमेंट फॉर फाइनेंशियल एसेट रिसीव्ड। ठीक है। और एक और बात ओफो में सर लिखा है कि 12 मंथ में क्या होता है, 12 मंथ मेथड तब हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग को लॉस एक्सपेक्टेड होता है कि फाइनेंशियल एसेट से 12 ही महीने के अंदर लॉस एक्सपेक्टेड है, कि 12 महीने के अंदर लॉस हो सकता है। 12 मंथ ईसीएल में कि लेस रिस्क है, लेकिन रिस्क है ना, और वो रिस्क कब तक का है कि अगला 12 महीने में रिस्क होने वाला है। लेकिन लाइफ टाइम में क्या है कि उसका ज़्यादा रिस्क है, लेकिन कब तक हो सकता है, वो लाइफ टाइम में कभी भी हो सकता है, इसलिए वो लाइफ टाइम ईसीएल है, ये 12 मंथ ईसीएल है। ठीक है। अब तीसरा चीज़ कि चलो ठीक है लॉस हो गया, अब तुमको पता चला कि इतना लॉस हो रहा है, अब उसका जर्नल एंट्री क्या होगा, उसका बाइफर्केशन तुमको बनाना होगा। सर एग्जांपल दिए हैं कि कोई फिनेंशियल एसेट है और उसको हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं एफवीटी ओसीआई से। ठीक, एफवीटी ओसीआई से तभी हम लोग यूज़ करते हैं, तो याद करो कि इनिशियली हम लोग फेयर वैल्यू पे लिखा सारा तो इनिशियली फेयर वैल्यू भी जाता है, और जब भी हम लोग कोई भी मेथड यूज़ करो इनिशियली फेयर वैल्यू पे जाएगा, लिखा है इनिशियली फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा। ठीक, लेकिन उसको क्लोजिंग बैलेंस जो होगा, जो क्लोजिंग बैलेंस होने वाला है सब्सिक्वेंटली जिस पे रिकग्नाइज करने वाले हैं, वो किस वैल्यू पे होगा, वो डिपेंड कर कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो। एसीएम यूज़ करोगे तो अमोर्टाइज पे, एफवीटी ओसीआई कर रहे हो तो एफवीटी ओसीआई कर रहे हो तो फेयर वैल्यू पे, एफवीटी पीएल यूज़ कर रहे हो तो भी फेयर वैल्यू पे। तो इसमें फाइनेंशियल एसेट को एफवीटी ओसीआई से यूज़ कर रहे हैं, तो सब्सिक्वेंटली किस पे रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, फेयर वैल्यू पे। ठीक है। दिया हुआ है कैरिंग अमाउंट बुक्स में क्लोजिंग पे 100 रुपया है और फेयर वैल्यू 90 रुपया है, तब सब्सिक्वेंटली तुमको किस पे रिकग्नाइज करना है, फेयर वैल्यू पे, क्योंकि एफवीटी ओसीआई हो रहा है। तो 10 रुपया कम हो गया तब उसको फेयर वैल्यू पे तुम दिखाओगे, राइट, तो 90 रुपये पे दिखाओगे तुम। ठीक है, ये तो तुमको पता चल गया कि तुम फेयर वैल्यू पे दिखाओगे, सब्सिक्वेंटली वो 90 रुपये पे दिखेगा, इसलिए उसका 10 रुपया कम हो गया वैल्यू, 100 रुपये से 90 पे आ गया तो 10 रुपया कम हो गया। 10 रुपया कम क्यों हुआ है, 3 रुपया उसका इम्पेयरमेंट हुआ है और 7 रुपये उसका फेयर वैल्यू गिरा है। ठीक, 100 रुपया का था 90 हो गया, क्यों, क्योंकि 10 रुपया गिर गया, 10 रुपया किस वजह से गिरा, 3 रुपया का इम्पेयरमेंट हुआ है, 7 रुपया का फेयर वैल्यू गिरा है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा, देख भाई, हम लोग जब एसीएम मेथड यूज़ करते हैं तो उसमें सब्सिक्वेंटली रिकग्नाइज नहीं करते हैं क्योंकि अमोर्टाइज कॉस्ट पे चल रहा होता है, लेकिन एफवीटी ओसीआई या एफवीटी पीएल जब भी यूज़ कर रहे हैं तो सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू पे डालना होता है। तो कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू के बीच में तो डिफरेंस आएगा ही, और जो भी डिफरेंस आएगा तो वो ओसीआई में जाएगा, कब, जब तुम एफवीटी ओसीआई यूज़ कर रहे हो, और डिफरेंस पीएल में जाएगा जब तुम एफवीटी पीएल यूज़ कर रहे हो। इस क्वेश्चन में एफवीटी ओसीआई यूज़ कर रहे हैं तो इसमें डिफरेंस आ रहा है 7 रुपये का और 3 रुपये का, टोटल 10 रुपये का डिफरेंस है, लेकिन फेयर वैल्यू कितना गिर रहा है, 7 रुपया। तो एफवीटी ओसीआई यूज़ कर रहे हैं और डिफरेंस आया है फेयर वैल्यू में, तो उसका डिफरेंस ओसीआई में जाएगा, तो 7 रुपये का फेयर वैल्यू गिरा है तो ओसीआई में 7 रुपया जाएगा, और इम्पेयरमेंट कितना का हो रहा है, 3 रुपये का हो रहा है। तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे कि इम्पेयरमेंट का जितना भी डिफरेंस होगा वो सीधा पीएल में जाएगा, इम्पेयरमेंट का जो भी होगा वो पीएल में जाएगा, जस्ट हम लोग पढ़े हैं। तो एक लाइन में अगर बोलें कि अगर हम सब्सिक्वेंटली रिकग्नाइज कर रहे हैं, सब्सिक्वेंटली रिकग्नाइज का मतलब क्या होता है कि कैरिंग वैल्यू और सब्सिक्वेंटली रिकग्नाइज हम लोग फेयर वैल्यू पे कर रहे हैं एफवीटी ओसीआई में, तो फेयर वैल्यू में और कैरिंग वैल्यू में डिफरेंस आएगा, तो जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम लोग ओसीआई में भेजेंगे जब एफवीटी ओसीआई यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें फेयर वैल्यू का डिफरेंस आया है 7 रुपये का, इसलिए उसको ओसीआई में भेजे हैं, ओसीआई अकाउंट डेबिट 7 रुपया। इम्पेयरमेंट हो रहा है 3 रुपया का, तो इम्पेयरमेंट हमको कितना तो इम्पेयरमेंट जब भी क्या होता है, कहाँ होता है, पीएल में होता है, तो पीएल को कर दिए 3 रुपया से। फिनेंशियल एसेट तुम 100 रुपये से 90 पे गया तो 10 रुपये का कम हुआ, तो फिनेंशियल एसेट को 10 रुपये से कम करेंगे तो देखो डेबिट होता है जनरली फिनेंशियल एसेट, इसमें क्रेडिट हो रहा है टू फिनेंशियल एसेट, तो एंट्री क्या बनेगा, ओसीआई अकाउंट डेबिट 7, पीएल अकाउंट डेबिट 3, टू फिनेंशियल एसेट 10। ओसीआई में इसीलिए गया क्योंकि एफवीटी ओसीआई यूज़ कर रहे हैं हम लोग, और डिफरेंस ओसीआई में जाएगा तो ओसीआई में गया। इम्पेयरमेंट हुआ है तो इम्पेयरमेंट हर वक्त पीएल में जाएगा, इसलिए वो पीएल में गया है, और फिनेंशियल एसेट को क्रेडिट इसीलिए किए हैं क्योंकि वो कम हुआ है। बस बाय बाय, ऑफिस जाना है।